दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य संकलन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण यानी जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से हुई है। याद रखिएगा, इन्वायरनर से इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। इसके अलावा देखिए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षाओं की दृष्टि से। याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और पारिस्थितिकी वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पारिस्थितिकी की परिभाषा पूछी जाए तो यहाँ से यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक और शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले द्वारा 1935 यानी 1935 में किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है और इसकी संरचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, आप जान लीजिए। अब आते हैं आगे, आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को वियोजक या डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ये मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन से? बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। इनको प्रकृति के सफाई कर्मी या वियोजक यानी डीकम्पोजर कहा जाता है। साथ ही इनकी भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये विभिन्न प्रकार के मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गला देते हैं और ये मृदा के निर्माण में और पौधों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से जो ऊर्जा है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। याद रखिएगा, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है और इसका फार्मूला होता है H2O। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और ये प्रक्रिया जल चक्र या वाटर साइकिल कहलाती है। और वाटर साइकिल आप जानते हैं कि जब सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के आधार पर समुद्र और जो यहाँ वायुमंडल में जो जल है वो वाष्पित होता है और संघनन के फलस्वरूप वो बारिश बनकर पुनः पृथ्वी पर गिरता है, तो एक जल चक्र बन जाता है। ये प्रक्रिया जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आइए देखते हैं मानव पर्यावरण संबंध में नियतिवादी या डिटर्मिनिज्म उपागम क्या है। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है और मानव प्रकृति के हाथ का एक खिलौना है, ये कहा जाता है और इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी या पॉसिबिलिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना जाता है और इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। तो ये नियतिवादी धारणा, इसमें ये कहा जाता है कि मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है, जबकि जो संभववादी धारणा है वो मानती है कि मानव पर्यावरण का सक्रिय तत्व है और मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में ये समर्थ है।
और इसी के साथ एक अन्य नई धारा है मानव पर्यावरण संबंध के संबंध में नियो डिटर्मिनिज्म या नवनियतिवादी धारा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी है और मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनानी चाहिए। और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणी विकास या धारणीय विकास इसको कहा जाता है। तो धारणीय विकास की जो अवधारणा है वो नवनियतिवादी उपागम से लिया गया है। सतत विकास जो टर्म आया है उसके बारे में जान लीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना, और ये सतत विकास की अवधारणा है, वर्तमान में पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं या विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इस क्षेत्र को डोल ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। टैगा वन। तो टैगा वन आर्कटिक वृत्त में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं और इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि यहाँ पर जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं जो कि टैगा वनों में पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है और आप जान लीजिए ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है और तापमान, वर्षण, इन सभी का जैव विविधता पर असर पड़ता है। तापमान अधिक होने पर जैव विविधता भी अधिक होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक या उपयुक्त रूप से होता है। लाइकेन जो हैं ये छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान कंपास कहे जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है और ये जो है गेहूं उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। अगला है कि वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल और ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं और सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं और जो पृथ्वी पर जो भोजन है ये इन्हीं से, शुरुआती भोजन इन्हीं से प्राप्त होता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है, जैसे चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि, और इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। इसके अलावा वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं वो उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता है। और ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादप, शाकाहारी और मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है। परजीवी या पैरासाइट क्या होते हैं? तो परजीवी वे हैं जो अपने भोजन और निवास दोनों के लिए
दूसरों पर निर्भर होते हैं। मानव और पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसके यानी परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स यानी मांसाहारी जीव होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। बेस स्पीसीज या आधार प्रजाति क्या है? तो आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आप जान लीजिएगा। जैसे समुद्री प्रवाल, मूंगा या कोरल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास और प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है। एक और टर्म आता है अम्ब्रेला प्रजाति। तो याद रखिएगा, अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए। उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला या छतरी प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति कहलाता है। इसी तरह एक होता है की स्टोन प्रजाति। तो की स्टोन प्रजाति वो प्रजाति है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। की स्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि उनके कार्यों की गणना की जाती है। वो अपने कार्य और व्यवहार में महत्वपूर्ण होते हैं, संख्या से नहीं। संकेतक प्रजाति क्या है? तो किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती है। इसका अर्थ ये है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की हानि को रोकने का शीघ्र संकेत करती हैं, संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन और जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति माना जाता है। लाइकेन उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहां वायु प्रदूषण कम से कम होता है या नहीं होता है। अगला है हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ये आप जान लीजिए। और किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक आप जानते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन यानी जीपीपी कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर उपलब्ध है प्रतिवर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और दलदली क्षेत्र और एस्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है जो 2000 ग्राम प्रति वर्ग प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। इकोटोन। तो इकोटोन आप जान लीजिए, इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र होता है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है और ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। और दोस्तों ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार न तो ऊर्जा का सृजन होता है न ही विनाश, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अगला है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो है महत्वपूर्ण है, ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है।
पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने 1927 में किया था। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति झूम खेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है 78.08% और वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस यानी CH4 जो है निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा एक प्रकार की घास होती है और मटियार मिट्टी यानी क्ले सॉइल की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों से सर्वाधिक होती है। गहन पारिस्थितिकी शब्द यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट नेस के द्वारा किया गया था। और आप जान लीजिए जैविक अजैविक तत्वों का चक्र, ये बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है, ये जैविक और अजैविक तत्वों का चक्रण इस रूप में यानी जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता ये मृत सागर में पाई जाती है, आप जानते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है और सागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या सागरों के सदाबहार वन प्रवाल द्वीप यानी मूंगा द्वीपों को कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 होती है। और आप जान लीजिए वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य थे जो पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड में पूछे जाते हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन तथ्यों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।